हेलो बच्चों। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना एनर्जी खर्च किए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसी सरफेसेज होती है जहां पे अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसके लिए वर्क डन जीरो होता है, यानी कि हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ऐसी सरफेसेज को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। आज की इस लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं या ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए फटाफट से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता हो उसको हम क्या बोल देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। ऐसी कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इक्वल होता है, क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अच्छा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी एक प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती है, जैसे इसके अलावा कि भी हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी भी चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी भी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। प्रूव करते हैं, देखो इसको। जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी सरफेस है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब सपोज करो इसके ऊपर मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मैं किसी चार्ज को मूव कर रहा हूं ए से बी की तरफ, किधर से किधर मूव कर रहे हैं? एक चार्ज क्यू लिया और उसको ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए मान लो वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए बी। हम ये प्रूव करेंगे कि ये वर्क डन जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा वो समझो। देखो, जब भी आप इस चार्ज को मूव करोगे यहां से यहां तक तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा और इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है VA और VB उन सब में एक रिलेशन है। हमने पढ़ा था WAB अपॉन Q इक्वल टू VB माइनस VA, पढ़ा था ये फॉर्मूला। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। यानी A और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? बराबर। A और B पॉइंट का पोटेंशियल अगर इक्वल है तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा VB माइनस VA वो क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी WAB अपॉन Q विल बी जीरो, यानी कि WAB क्या आ गया? यहां से जीरो आ गया, है ना। इसका मतलब कोई भी दो ऐसे पॉइंट हो जिनका पोटेंशियल बराबर होता है, अगर उनके बीच में किसी भी चार्ज को मूव करोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप किसी भी चार्ज को मूव करोगे तो आपको जीरो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं साथ साथ। दूसरी प्रॉपर्टी सुनो। दूसरी प्रॉपर्टी होती कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो इसको भी प्रूव करते हैं। अगेन मान लिया ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और एक चार्ज है अपने पास में 1 कूलम। कितना चार्ज है? 1 कूलम। उसको मैं ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूं। किधर से किधर लेके जा रहा हूं? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं और सपोज करो इसके लिए हमें WAB वर्क करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी भी चार्ज को, चाहे वो 1 कूलम हो या कितना भी हो, अगर आप उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करोगे तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। यानी कि ये जो WAB है ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी से हमको पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा? वैसे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन आपको इसको प्रूव करना है तो आप वो एंगल पता करोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में बनेगा। कैसे प्रूव करना है वो समझो। वर्क यहाँ पे जीरो आ रहा है पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अच्छा, वर्क को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो, जब आपने चार्ज को यहाँ पे रखा होगा ना, 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे रखा होगा,
तो यहाँ पे आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आप पता करना चाह रहे हो, वो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी, ठीक है। चार्ज कितना लिया है 1 कूलम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे 1 इंटू ई, यानी कि ई के बराबर लगेगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डी आर है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एफ ई डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। यहां पे ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जो वर्क डन है वो तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर को जब आप डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हो ना तभी आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए आपको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। और डॉट प्रोडक्ट को जब भी हटाया जाता है तो क्या आता है इसकी जगह, कॉस थीटा आता है साथ में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो फोर्स को तो क्या लिख दूं मैं, फोर्स को ई के बराबर लिख सकते हो क्या भाई, फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज 1 कूलम है तो क्यू की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एफ इक्वल टू ई आ गया। इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, साथ में डायरेक्शन भी सेम है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो मैं इसको ई लिख देता हूं। अच्छा, इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है फॉर्मूले को, तो मैंने एफ की जगह तो ई लिख दिया इंटू डी आर, और इंटू क्या आएगा साथ में कॉस थीटा आएगा, साथ में क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको मैं पहली इक्वेशन बोल देता हूं, इसको दूसरी इक्वेशन जो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब एक ही चीज को अगर आप दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर अलग अलग आना चाहिए या सेम आना चाहिए। एक ही चीज को अगर आप दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर सेम आएगा या अलग अलग आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए भाई। मेथड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भाई अप्रोच तो वही होगी ना, अप्रोच मतलब पहुंचना तो वही है हमको, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो वर्क को आप जब पहले वाले मेथड से पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो वर्क डन 0 आ रहा है, दूसरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वर्क आ रहा है ई डी आर कॉस थीटा के बराबर। एफ की वैल्यू ई के बराबर है ना, इसलिए मैंने एफ को ई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, इसलिए मैंने जानबूझ के एफ को ई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि वर्क डन 0 है, इसका मतलब ई डी आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो, ई डी आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अब आप खुद सोच के बताओ ये 0 कब आएगी टर्म, ये टर्म 0 कब बनेगी सोचो, ये टर्म 0 कब बनेगी सोचो। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं जी, उसकी तो डायरेक्शन पता करनी है तो उसको तो 0 नहीं मानेंगे हम लोग। डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है, नहीं, ए से बी तक जा रहे हो तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, यानी कि cos थीटा 0 होना चाहिए। मतलब ये दो चीजें 0 नहीं है, इसका मतलब cos थीटा 0 होना चाहिए यहाँ पे। और cos थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। वेरी गुड, जब थीटा 90 डिग्री होता है उस कंडीशन में जो cos थीटा वो 0 बन जाता है। इसका मतलब ये है, अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा, क्योंकि आपने जब एफ को ई लिखा था तो ये बन गया था ई डॉट डी आर, और जब आप डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो जो कॉस थीटा आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो आप एफ को आप ई भी लिख सकते हो ना, तो ई डॉट डी आर लिख दो मान लो पहले इसको, फिर जब आप इस डॉट को हटाओगे तो जो कॉस थीटा में थीटा आता है वो थीटा ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। और जो यहाँ पे कितना प्रूव हो गया, 90 डिग्री प्रूव हो गया कि एंगल कितना है 90 डिग्री। अब आप इमेजिन करो सिचुएशन को, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, किधर भी, इधर और इधर ले लिए मान लो। तो जब मैं यहाँ पे थीटा जो बता रहे हैं ना, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जब उसको ओपन किया गया है तो कॉस थीटा है, तो थीटा किसके बीच का एंगल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां पे कर रहे हो आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे वो इस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो कैसे भी किया जा सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा।
तो इससे हमने एक प्रॉपर्टी बना दी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एक प्रॉपर्टी बन गई। आया समझ में? एक प्रॉपर्टी और है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? उसका रीजन समझना। जैसे मान लो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम प्लेन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, जैसे मैंने थोड़ी कर्व्ड दिखाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी मान सकते हो। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे नहीं करना चाहिए इंटरसेक्ट, लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो क्या गड़बड़ होगी वो समझना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे दो काटती हुई जा रही है एक दूसरे सरफेस को। अब जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पे कोई पॉइंट लेते हैं। जहां पे दोनों सरफेस एक दूसरे को काट रही है ना, वहां पे एक पॉइंट मैंने मान लिया। अब अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उसमें क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो पहली जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी हो पहली सरफेस के अकॉर्डिंग तो वो इधर आएगी। लेकिन यहां पे जो दूसरी सरफेस है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर इस दूसरी सरफेस के अकॉर्डिंग इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि इधर आनी चाहिए। अब देखो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है क्या उनकी दो तीन ऐसे कुछ डायरेक्शन हो सकती है? नहीं, उनकी एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये तो डायग्राम गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन आ रही है, जो कि गलत है। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हो, याद करो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसका रीजन भी यही है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन आ जाएंगी टेंजेंट के अलोंग। और यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें भी वही गड़बड़ आ रही है। अगर वो इंटरसेक्ट होते हुए दिखा रहे हो तो है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है। इसलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को आपको इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखाना है। आया समझ में? है ना, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैं आपको कुछ डायग्राम बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इनमें से कोई भी डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहला डायग्राम हम बना रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज? बोलो, पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट पे चार्ज कंसिडर कर लो, जैसे पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो पोटेंशियल होगा किसी भी r डिस्टेंस पे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब एक चीज इमेजिन करो, ये जो चार्ज है इससे r डिस्टेंस पे आप इधर चले जाओ, पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाई आर। r डिस्टेंस इधर चले जाओ, पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाई आर। r डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, के क्यू बाई आर। मतलब कोई भी डायरेक्शन में आप r डिस्टेंस दूर जा सकते हो। मतलब चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, पोटेंशियल क्या आएगा? बराबर। यानी कि इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो जो सरफेस बनेगी वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है? ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर हो। तो चार्ज से बराबर दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को मिलाने से कैसी सरफेस बनी? स्फेरिकल सरफेस। यानी कि इस चार्ज को सेंटर पे मानते हुए ये जो आप स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करोगे ये सब क्या है? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए सेम ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर मैं साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ करके बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना। तो उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम से। कैसे? देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है, याद है क्या? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा
आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड। तो ये लो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आप खुद बताओ, कोई भी स्फेयर हो उसके सेंटर से अगर आप सरफेस पे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। पता है क्या ये चीज, रेडियस जो होती है ना, स्फेयर की रेडियस जो होती है वो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये जितनी भी लाइनें मैंने ड्रॉ करी हैं, देखो ये सेंटर से आ रही है, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है इनके ऊपर ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यानी कि जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो देखो इस डायग्राम से प्रूव भी हो रहा है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं सेम टाइप के चार्जेस के लिए। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इनके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इनके बीच में डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा जिसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस रिपेल होते हुए दिखाई देंगी। आपको लगेगा जैसे ये रिपेल हो रही है। देखो ध्यान से समझना, मैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं ना, उनमें आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या हो रही है, रिपेल हो रही है, चार्ज एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। देखो इस डायग्राम के अंदर एक चीज नोटिस करो, चार्जेस सेंटर पे नहीं है, जैसे यहाँ पे सेंटर पे था ना, ऐसे सेंटर पे नहीं है, सेंटर से दूर चला गया, जो किस चीज को शो कर रहा है, रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो उसके लिए डायग्राम कैसा बनना चाहिए, उनके बीच में अट्रैक्शन दिखना चाहिए। इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो चार्जेस सेंटर से पास आ गए, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया क्या? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें चार्जेस सेंटर से दूर चले गए रिपेल होके, इसमें सेंटर से थोड़ा पास आ गए अट्रैक्ट होके। इस तरीके से डायग्राम बनाना है। अगर आपने एकदम सेंटर पे चार्जेस को दिखा दिया तो डायग्राम गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। डायग्राम बनाओ तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर लाइक चार्जेस है तो चार्जेस को सेंटर से दूर दिखाना है, थोड़ा ऐसे आउटवर्ड दिखाएंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो पास पास दिखाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगला जो डायग्राम है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बराबर हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो वही प्रॉपर्टी यूज कर लो। इन लाइनों के परपेंडिकुलर जो प्लेन आप ड्रॉ करोगे वो सब क्या है? वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन लाइनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, वैसे ही इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगी? बराबर होगी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो डिस्टेंस बराबर आएगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब कैसे बनेगा डायग्राम? मान लो मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है भाई? जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे दिखाते हैं इसको? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होती है। ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, तो वैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं एक ही लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। और सपोज करो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसे परपेंडिकुलर आप क्या करो, परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा प्लेन ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरा प्लेन ड्रॉ करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती है। उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी पास पास आ जाएंगी। जैसे इनके बीच में जितना गैप है उसके कंपैरिजन में अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी पास आएगी, अगली और ज्यादा पास आएगी। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये दूरी ज्यादा फिर कम फिर कम। आया समझ में?
ये दूरी कम होते हुए दिखानी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये दूरी का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ में रिलेशन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये, है ना। अभी तो आप इसको याद रख लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी भी कम होती जाती है और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की दूरी भी कम होती जाती है। ठीक है, ये सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितने भी डायग्राम मैंने ड्रॉ किए ना सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख लो एक बार, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, सारे डायग्राम एक बार देख लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले चलिए अपने कॉन्सेप्ट्स चेक कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आंसर करेक्ट हुआ तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो फटाफट से इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो मैं खुद पढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, देखते हैं। ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल विदाउट एक्सेलरेशन, फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस। देखो इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को तो बोलते हैं डायपोल एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो हो गई डायपोल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम जो चार्ज है उसको मूव कर रहे हैं। कौन से चार्ज को मूव कर रहे हैं, ए चार्ज इज मूव्ड, कोई भी एक स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं, उसको ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे ए से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, तो हमें पूछा इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है ये एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है। इक्वेटोरियल एक्सिस से पास होने वाला जो प्लेन होता है ना उसको क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। आपको एक चीज याद होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अगर उससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात की जाए, अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात की जाए तो उसके लिए थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है फॉर इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल एक्सिस। फॉर इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हो, थीटा आएगा 90 डिग्री। अब थीटा 90 पुट करोगे तो cos 90 जीरो, यानी कि पोटेंशियल आ गया जीरो। यानी कि ए पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल कितना होगा या बी पॉइंट पे बोलूं कि पोटेंशियल कितना होगा तो ये कितना आएगा, ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा जीरो। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी पॉइंट हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो, हर जगह पोटेंशियल क्या आता है जीरो आता है। ठीक है, अच्छा अगर पोटेंशियल जीरो है तो हमें तो ये पूछा है कि अगर हम इस क्यू चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू वी बी माइनस वी। वर्क को 4 से डिवाइड करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। हमने बोला वी ए भी जीरो है वी बी भी जीरो है, यानी कि ये जीरो माइनस जीरो जीरो बन गया। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू आ गया जीरो। तो बताओ डब्ल्यू ए बी क्या आ गया यहाँ पे, ये भी जीरो आ गया, यानी जीरो वर्क करना पड़ेगा। ये तो वही केस हो गया। वैसे अगर ध्यान से देखो तो कोई भी दो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में जब भी चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। लेकिन मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट करके बताना हो तो इस तरीके से प्रूव कर देंगे। ठीक है, आया समझ में, आसान है एकदम। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।